फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी पर। मैं नंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज जो सीटेट का जो एवीएस पार्ट आता है, जहां से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 15 नंबर पैडागोजी से और 15 नंबर रियल वाला जो पर्यावरण है, जो एनसीईआरटी बेसिस होता है, वहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी के साथ इसी टॉपिक के साथ आया हूं कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी ईवीएस में जो 15 नंबर का रियल पूछा जाता है ईवीएस, इसको लेकर के मैं आया हूं। आपको मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 15 नंबर का पूछा जाता है सीटेट में पेपर 1 में, तो आपको यहां से मैं इतना गारंटी देता हूं कि 14, 13, 12 इतना तक प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएगा। कभी कभी तो 15 का 15 भी मिला है। आप अगर पिछले ही सेशन में देख लें 2021 वाले में सीटेट में, तो वहाँ से भी 14, 13, 14, 13, 12 प्रत्येक दिन के एग्ज़ाम में शिफ्ट में पूछा गया है क्वेश्चन और मिला है आपको इस नोट से। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें इसे, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो जाए। क्योंकि अब सीटेट के एग्ज़ाम में कुछ ही चंद दिनों बचा हुआ है और आप चाहे तो बहुत अच्छे नंबर से 130 प्लस 35, 40 नंबर ला सकते हैं और आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ ईवीएस का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देखेंगे कि लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे कि बांस से बना पुल। ठीक है दोस्तों, तो बांस से बना पुल कहाँ मिलता है? तो भारत के असम का जो क्षेत्र है वहाँ पे बांस का बना पुल हम लोगों को देखा या देखने में मिलता है। चलिए आगे, अब यहाँ पे बांस से बना पुल क्यों मिलता है, तो मैं इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं। क्योंकि वहाँ पे असम में बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ज़मीन से जो है सो लोग इसको ऊपर उठा करके 3, 3.5 मीटर से ऊपर यानी 10-12 फुट कह सकते हैं, उतना ऊपर में बांस का खंभा दे करके उस पर घर बना करके लोग रहते हैं। या बांस का जो पुल है वो बना करके लोग अपना घर का या नाला का ये टपने के लिए बनाया जाता है। चलिए आगे, आप लोग देख रहे होंगे कि ट्रॉली का उपयोग कहाँ होता है। तो ट्रॉली का उपयोग लद्दाख में होता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे ट्रॉली का उपयोग लद्दाख में इसलिए होता है कि वहाँ पे उबड़ खाबड़ जो पहाड़ी है, जहाँ पे बस कारें आसानी पूर्वक नहीं चल पाती है, टैक्सी, तो ट्रॉली का उपयोग किया जाता है बच्चे को स्कूल भेजने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे कह रहा है ट्रॉली लकड़ी से बना एक झूला है। तो क्या है? एक झूला है। कह रहा है सीमेंट का बना पुल, सीमेंट का पुल बनाने में प्रायः किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं सीमेंट का जो पुल बनता है उसमें सीमेंट, ईंट और लोहे का सरिया, इस सब का उपयोग किया जाता है। चलिए अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कह रहा है बल्लम। बल्लम क्या है? तो बल्लम कहेंगे लकड़ी की बनी छोटी सी नाव होती है। इसका उपयोग हम लोग किस चीज़ में करते हैं? तो केरल के कुछ भागों में बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए, पानी को पार करने के लिए किया जाता है। वहाँ भी बच्चे को स्कूल भेजने के लिए बल्लम का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे, आप देख रहे होंगे कि ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते थे। कहाँ के बच्चे? तो राजस्थान के बच्चे। क्योंकि रेगिस्तान का जहाज़ किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। क्योंकि बालू जो होता है उस पर ऊंट का पंजा जो होता है सो थोड़ा चौड़ा होता है, उस पर ज़्यादा धंसता नहीं है, तो इसीलिए ऊंट बहुत ज़्यादा रेत में, रेगिस्तान में दौड़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि राजस्थान का जो बच्चे हैं ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते थे। अब आपको कह रहा है साइकिल की सवारी। हम सब लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते थे। एक टोली में 7-8 लड़कियां होती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे कह रहा है आपको जुगाड़ क्या है। तो जुगाड़ के बारे में हम लोग समझेंगे। कह रहे जुगाड़, इसकी आवाज़ फटफट करती हुई चलती है। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह, लेकिन पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। इसका चलन ये कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन इसका पहले इस्तेमाल उधर ही होता था राजस्थान सब की तरफ, लेकिन अब पूरे भारत में लगभग होने लगा है। क्योंकि जो कबाड़ी में बाइक बेच दिया जाता है, मोटरसाइकिल बेच दिया जाता है, तो उसको आधा पर से सीट हटा करके उसमें ठेला का जोड़ दिया जाता है और उस पर सामान लादने का काम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है जुगाड़। पुराने बच्चे संभाल के इस्तेमाल से बनाया जाता है। सामान जो होता है पुराने तख्ता सब, पठा सब, उसके सामान से बनता है।
अब कह रहा है उत्तर की पहाड़ी, तो कह रहा है ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी जाती है। अब चलिए आगे कह रहा है गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करती है। हाथी का जो बड़े बड़े कान होता है वो किस काम में आता है, तो हाथी को जब गर्मी लगता है तो हिला करके कान अपना वो ठंडा भी हवा प्राप्त करती है। चलिए अब कह रहा है नंदू हाथी, ये चैप्टर जो है सो ईवीएस का 3 नंबर क्लास का जो ईवीएस बुक है उससे है। कह रहे नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है लेकिन उसका वजन 200 केजी, यानी आप ये समझिए कि हाथी का जो बच्चा है नंदू उसका वजन 200 केजी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, अगला टॉपिक कह रहे हाथियों के झुंड में, ये याद रखिएगा क्योंकि हाथी पे कूट प्रश्न दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है, तो आपको कूट में याद रखने के लिए इसका पूरा स्टोरी कहानी याद होना चाहिए हाथी का, तभी आप कूट को अच्छा से बना पाएंगे। तो याद रखिए, कहता है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, सबसे बुजुर्ग हाथी इस झुंड के नेता होते हैं। ठीक है, एक झुंड में कितना हाथी होता है, तो 10 से 12 हथनियाँ होती है, सिर्फ फीमेल हाथी होती है। याद रखिएगा एक झुंड में सिर्फ 10 से 12 हथनियाँ होती है और उसके बच्चे होते हैं, क्योंकि हाथी जो है सो 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद झुंड छोड़ देते हैं। मेल हाथी जो होता है सो 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद वो अपना अलग झुंड बना लेते हैं हाथी के साथ। हथनी, तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि हाथियों के झुंड में कौन कौन रहते हैं, तो आपका प्रश्न आंसर होना चाहिए कि हथनियाँ रहते हैं और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, 10 से 12 हाथी एक झुंड में हथनियाँ होती है। चलिए अब आपसे क्वेश्चन करेगा कि अमृता, अब यहाँ पे समझिए, कह रहा है अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजरली गांव की रहने वाली थी। तो दोस्तों जिन जिन को आपको ये नोट्स का पीडीएफ चाहिए वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल सक्सेस एकेडमी के नाम से बना हुआ है बाय नंसर, और आप चाहे तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप जाइएगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप मुझे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, तो वहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, और ये गारंटी दिया जाता है कि अच्छा खासा आपको प्रश्न मिलेगा, 13 से 15 के बीच में प्रश्न मिलेगा, 15 भी मिल सकता है, 13 भी या 14 भी मिल सकता है। चलिए यहाँ पे कह रहा है अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजरली गांव की रहने वाली थी। इस गांव का नाम खेजरली इसीलिए पड़ा क्योंकि इस गांव में खेजरी के पेड़ बहुत थे। अब समझिए, जोधपुर का जो राजस्थान का एक ज़िला है जोधपुर, जहाँ की अमृता थी, उसका वहाँ पे जो है सो खेजरली नाम का एक गांव होता है। ठीक है, क्यों उस गांव का नाम खेजरली क्यों पड़ता है, क्योंकि उस इलाके में, उस गांव में खेजरी का पेड़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। चलिए अब कह रहा है खेजरली के लोग बिश्नोई कहलाते थे। खेजरली के लोग क्या कहलाते थे, तो बिश्नोई कहलाते थे। अमृता को देखकर उसकी बेटी और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोग ने पेड़ से लिपटकर अपनी जान दे दी। ये कहानी सुनिए आप लोग। खेजरली और अमृता का जो कहानी है, जहाँ तक कि राजस्थान में जोधपुर ज़िला है, वहाँ पे एक अमृता नाम की लड़की रहती थी या महिला रहती थी। तो उस पहले का जो समय है, राजा जो हुआ करते थे, तो उस गांव में खेजरी का जो बहुत ज़्यादा पेड़ होता था, तो राजा एक बार आदेश दे दिया कि जाओ इस गांव का पेड़ जो है सो काट करके लेकर के आओ, अन्य अन्य सारे वस्तुएं बनाएंगे। ठीक है, तो अब पर्यावरण को अगर बचाना है आपको तो पेड़ को बचाना पड़ेगा, तभी हम आप रह सकते हैं अच्छे से, तभी तो ऑक्सीजन मिलेगा ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है अमृता, तो अमृता जब वो जो शासन, ये जो ऑर्डर हुआ राजा साहब का, तो ये क्या की कि पेड़ जब काटने के लिए गया सिपाही लोग, तो अमृता पेड़ से लिपट गई। ठीक है दोस्तों, पेड़ से लिपट गई तो उसका जो सेना सब था कहा हटो, नहीं हटोगे तो तुम्हें भी काट देंगे। तो क्या हुआ कि बाद में राजा ने आदेश दे दिया कि मारो, तो जा कर के अमृता और अमृता के साथ साथ उस गांव के लगभग 300 से ज़्यादा लोग सब पेड़ से लिपट गया। लेकिन उसका सैनिक जो था एकदम आक्रामक और सैनिक जो था क्रूर टाइप का था, सबको मार डाला। ठीक है दोस्तों, तभी उसके बाद जो है एक बड़ा सा बवाल हुआ, फिर जाकर के इस पे कहानी छिड़ा, फिर जाकर के उस गांव का नाम खेजरली पड़ गया और उस गांव का लोग बाद में बिश्नोई कहलाने लगे। ठीक है, तो अब चलिए अब आगे है खेजरी। ये इस पेड़ का जो विशेषता है इसको हम लोग जानते हैं। तो कह रहा है ये पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल से दवा बनाने में काम आती है और इसके लकड़ी को भी कीड़े भी नहीं लगते हैं। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है, इसकी पत्तियां वहाँ के जानवर भी खाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये स्टोरी आपको याद रहना चाहिए। ये जो स्टोरी है, ये जो हम स्टोरी अभी बताए हैं, ये आपको याद रहना चाहिए क्वेश्चन को डील करने के लिए। चलिए
अब यहाँ पे कह रहा है चींटी के बारे में और हम मधुमक्खी के बारे में जानते हैं। तो कह रहा है रानी चींटियाँ अंडे देती है, सिपाही चींटी क्या करती है तो बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। ये चींटी के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है। अब कह रहा है दीमक और तितैये कि इसी तरह के समूह में आते हैं। गांधीधाम, अब समझिए इसी ये जो एनसीईआरटी 3 क्लास का है वो समझिए 3, 4, 5 यहीं से क्वेश्चन का बेस होता है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी से ये ईवीएस में जितना रियल वाला पूछा जाता है इसी से होता है। अब आपको यहाँ पे कह रहा है कि गांधीधाम कहाँ है, तो गांधीधाम आप सभी को पता होना चाहिए गुजरात का जो आपको राजधानी है सो कहाँ है, गांधीनगर यानी गांधीधाम। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है टिकट चेकर, यानी टिकट जो चेक करते हैं ट्रेन में, इसके बारे में भी दिया गया है। और इसका काम था कि सभी का टिकट देखना और सभी का सीटों का सभी ठीक सीट पे बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। खिड़की के बाहर प्लेटफॉर्म पर ढोकला चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई देखा। आप सब सोच रहे होंगे कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जो मेरे प्यारे दोस्तों सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके होंगे एक बार, उनको पता होगा कि यहाँ से कितना सारा क्वेश्चन लिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो में ये सारा संपन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक वीडियो में ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि एक छोटा सा पार्ट यानी 30, 35, 40 मिनट का पार्ट डालूं मैं इस चैनल पे 2 दिन 3 दिन या पर डे के हिसाब से जैसे जैसे मुझे समय मिलता है। लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ कि 15 दिसंबर से पहले मैं पूरा डाल दूँगा ईवीएस का। अब कहता है आपको गांधीधाम, तो गांधीधाम आप सभी को पता है कि गुजरात में है। यहाँ पे कह रहा है कि अहमदाबाद और बलसार गुजरात में है। कोझिकोड कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है। कभी कभी ये क्वेश्चन सब पूछ लिया गया है, जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो सब इसमें है। अब कहता है मरगांव कहाँ पड़ता है, भड़गांव सॉरी, तो यहाँ ये कहाँ पड़ता है, गोवा में पड़ता है। ठीक है, गोवा वाले बीच पे आप लोग गाना सुने होंगे, गोवा का जो है सो बीच प्रसिद्ध है। ठीक है, अब चलिए कह रहा है ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल पर से जा रहा था। इसका आवाज़ कैसा करता है ट्रेन का, तो आप सभी को पता होगा जब कोई पुल को पार करती है ट्रेन तो इसका आवाज़ खर 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 करके आती रहती है। अब कह रहा है गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग, ठीक है, और 2000 पुल है। ये सब आंकड़ा में पूछा नहीं जाता है, फिर भी जितना एनसीईआरटी में है मैं इसमें इंक्लूड करने का कोशिश किया हूँ। अब कह रहे हैं मलयालम में बलियम्मा का मतलब होता है माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। क्या कहते हैं, मलयालम में बलियम्मा यानी माँ के जो बड़ी बहन होती है उसको कहा जाता है। अमुअम्मा अपनी माँ की माँ को कहा जाता है। यानी आप सीधा सीधा समझिए, हिंदी में कहे तो मौसी को, यानी अपने माँ से जो बड़ी बहन होगी मौसी होती है, उसको क्या कहा जाता है, तो बलियम्मा बोला जाता है मलयालम में। और अपनी नानी को, माँ की माँ को, नानी को अमुअम्मा बोला जाता है मलयालम भाषा में। चलिए अब हम आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बारे में क्या विशेषता है, तो यहाँ पे कह रहा है उत्तराखंडों में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल खिलते हैं। ठीक है, कह रहा है यह फूलों की घाटी कहलाती है। झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते थे। यानी आप समझिए क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा, पूछा जाता है कि लाल फूल कहाँ खिलते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि पत्थरों के बीच में खिलते हैं, सॉरी झाड़ियों में खिलते हैं लाल फूल, और सफ़ेद फूल तो पत्थरों के बीच में। चलिए अब हम बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में। मधुबनी पेंटिंग आज के समय में ये कोई जनाने की या ये कोई जो है सो प्रचार करने की बात नहीं है, ये ऑल फेमस है पूरा ऑल इंडिया में मधुबनी पेंटिंग। ये कहता है यह डिजाइन है, एक तरह से फूल बनाया जाता है। ठीक है, चिड़िया पक्षी ये सारे चित्र बनाया जाता है। अब कहता है त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में बनाए जाते हैं। इसे बनाने के लिए क्या सब चाहिए, तो ये विशेषता पूछा जाता है कूट में। कह रहा है पीसे हुए चावल के घोल में रंग बनाकर बनाए जाते हैं। ये रंग खास तरह के होते हैं, इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा क्या सब, तो पीसे हुए चावल का घोल में क्या डालते हैं, रंग। तो सबसे पहले पीसे हुए चावल चाहिए आपको, फिर घोल चाहिए, फिर रंग चाहिए, इसका रंग का घोल चाहिए। रंग में क्या सब, तो नील, हल्दी, फूल, पेड़ के रंग का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में क्या सब बनाते हैं, तो इंसान बनाते हैं, जानवर बनाते हैं, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और कई अन्य सारे जंतु, जीव जंतु को बनाया जाता है, बहुत सारे। तो ये हो गया मधुबनी पेंटिंग के बारे में। अब कहता है बहुत से फूल की सब्जी भी बनाई जाती है। अब आपको कहता है कपड़े धोने, ठीक है, जानवरों को नहलाने और बर्तन धोने से झीलों एवं तालाबों की पानी गंदा हो जाता है, ये सबको पता है। अब कहता है पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है,
तो उबालना, पानी को आप उबाल लीजिए और वो जितना कचरा होता है हटा करके छान करके पी लीजिए, एकदम बेहतर है प्यूरिफाइड करने का। अब आपको कहता है बसवा, बसवा कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक के बेलवनिका गांव में रहता था। बसवा जो नाम है, बसवा एक आदमी का नाम है जो कर्नाटक के बेलवनिका गांव में रहता था। वे क्या करता था? तो प्याज का खेती करता था, प्याज की खेती करते थे। अब कहता है खूंटी की मदद से, तो खूंटी किसको कहा जाता है? अब समझिए, खूंटी की मदद से मिट्टी को नरम करते हैं और बैल कुड़िंगे को खींचते हैं और अप्पा बीज पीछे पीछे डालते हैं। अब समझिए, तब बसवा नाम का जो आदमी था वो कर्नाटक के बेलवनिका गांव में रहता था और वे प्याज की खेती करते थे। खूंटी की मदद से मिट्टी को नरम करते थे और बैल कुड़िंगे को खोदते और अप्पा बीज पीछे पीछे डालते थे। ठीक है। अब कह रहे हैं कुछ पौधे बिना बोए अपने आप निकल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। हम लोग कीटनाशक छिड़क करके या खरपतवार को जलाने वाले छिड़क करके खरपतवार को मार देते हैं, यानी जला देते हैं, सूखा जाता है। अब कहता है इलिंगे की मदद से प्याज को पौधे से अलग किया जाता है। इलिंगे मतलब हम लोग जिसको हंसुआ बोलते हैं, हंसला, उससे काट काट करके अलग करते हैं। कह रहा है जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाते हैं। ये समझिए, पक्षी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। कह रहा है जोड़ी बनाकर अपना जो घोंसला बनाते हैं, कौन कौन सा पक्षी होता है? तो गोरैया, ठीक है, फाख्ता, शकरखोरा, ये 3 ऐसे पक्षी हैं जो जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाते हैं। क्या सब? तो फाख्ता, शकरखोरा, गोरैया। अब कहता है कलचीरी, कलचीरी किसका नाम है? तो इंडियन रोबिन का नाम है। किसका नाम है? इंडियन रोबिन का नाम है। और हाँ, आप सब लोग अब देखिए, इस बार का जो एग्ज़ाम है, इस बार के एग्ज़ाम में देखा गया है कि जितना पक्षी है उसका पर्यायवाची नाम पूछ लिया गया है, तो लोग कंफ्यूज कर जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में आप याद रखिएगा, वो एकदम सटीक बैठता है। कहता है कलचीरी, तो कलचीरी को हम लोग इंडियन रोबिन बोलते हैं, ये इंग्लिश नाम है। अब यहाँ पे कहता है इसका घोंसला घास से बना होता है। किससे बना होता है इसका घोंसला? तो घास से बना होता है। उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, क्या होता है? नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। ठीक है, उसका जो घोंसला होता है सो क्या सबसे? तो घास से, उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। यह कौवे जैसे नहीं है। कलचीरी के बच्चों के चोंच अंदर से लाल होते हैं। कैसा होता है? लाल होते हैं। यह पत्थरों के बीच खाली जगह पर अपना घोंसला बनाता है। कौन पक्षी? तो कलचीरी। याद रखिएगा, इंडियन रोबिन। बहुत सारा पूछा गया इस बार इस सब के बारे में। अब चलिए आगे आगे कह रहे हैं आपको शकरखोरा। आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और पूरा इसका सेशन देखिएगा। मैं इसमें डाल दूंगा कि 1 2 3 इस प्रकार से पार्ट करके डाल दूंगा ताकि ये पूरा समाप्त ना हो जाए। टोटल कितना पेज है आप लोग देख सकते हैं, तो इसमें तो टोटल 26 ही पेज दिखा रहा है, लेकिन बहुत सारा पेज है। अब यहाँ पे कह रहा है शकरखोरा, यह किसी छोटे पेड़ या ठीक है झाड़ी की अपना लटकता घोंसला बनाता है। यह बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल की टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं एवं मकड़ी के जाल भी बीते हैं। कहाँ? तो शकरखोरा के घोंसला में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये लोग बनाता है। अब कहता है बीवर पक्षी, तो बीवर पक्षी को अब देखिए, बीवर पक्षी का क्या विशेषता है? तो बीवर पक्षी का विशेषता है, कह रहे सभी नर बीवर, क्या है? सभी नर बीवर पक्षी अपने घोंसला बनाते हैं। मादा बीवर सभी घोंसला को देखती है। अब कितना है यहाँ पे समझिए, बीवर पक्षी जो नर में होता है वो अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन मादा जो बीवर पक्षी होती है तो सबका घोंसला जाकर के बारी बारी से देखती है। उसमें से जो उसे सबसे अच्छा घोंसला लगता है उसमें ही वो अंडा देती है। अब उस पर डिपेंड करता है। अब आगे कहता है घोंसला बनाना, तो घोंसला बनाना एवं अंडा देना पक्षी का पहला कदम होता है। पक्षी का जो सर्वप्रथम काम है वो घोंसला बनाना और अंडा देना एवं बच्चे को पालना उसके लिए कठिन काम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे कह रहा है पक्षियों की कई दुश्मन हैं। जैसे मनुष्य को देख लीजिए, चिड़ीमार जिसको बोलते हैं, चिड़िया को मार करके खा जाते हैं। और दूसरों जैसे जानवर भी, कौवा भी मार देता है उसको, गिलहरी भी मार देता है, बिल्ली भी मारती है, चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेकर के भाग जाते हैं ये लोग और फोड़ करके उसका बर्बाद कर देता है। अब कहता है पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं, नहीं तो घोंसला का ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो किसी पेड़ पे टहनी पे भी रह जाता है। तो ये जो है सो क्या करते हैं, घोंसला इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो अंडा दे। जब अंडों से बच्चा निकल जाता है तो घोंसला छोड़कर उड़ जाता है। अब कह रहा है गीजू भाई बधेका। गीजू भाई बधेका जो था कहाँ के रहने वाले थे? तो गुजरात के रहने वाले थे। आप लोग याद रखिएगा, गीजू भाई बधेका गुजरात के रहने वाले थे। और यही गीजू भाई बधेका CDP में मुख्य अहम रोल निभाए हैं। किसमें? तो बाल केंद्रित शिक्षा पे।
बाल केंद्रित शिक्षा पे इनका 3 बुक जो है, 3 साहित्य जो है बड़ा फेमस है। क्या सब? तो एक है बाल साहित्य, एक शिक्षा शास्त्र और एक किशोर साहित्य। ये 3 बुक फेमस है, पूछा जाता है। अब कह रहा है दोस्तों, जानवरों को दांत के लिए भी मार दिया जाता है। किसके लिए? तो दांत के लिए भी मार दिया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। तो आगे बात करेंगे हम इसके बारे में। तो क्या है? कह रहा है कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोग ने पानी की कमी को दूर करने के लिए भीमा संघ का एक संघ बनाया। क्या किया? संघ बनाया। अब कह रहा है बरगद के पेड़ की लटकन पर हम सभी झूला झूलते हैं। इसी के जरे हुए टहनियाँ से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। ये मजबूत खंभों की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती है। बरगद का पेड़ में क्या है? बरगद का पेड़ जितना विशाल होते जाएगा उतना उसका लटकता हुआ टहनी ऊपर से ज़मीन में फिर धंसने लगती है, यानी एक पिलर की तरह काम करता रहता है पूरी बरगद का पेड़। भीमा संघ कहाँ था? तो याद रखिएगा, कर्नाटक के होलगुंडी गांव में। ठीक है। अब कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानिए। तो रेगिस्तानी ओक जिसको कहते हैं वो ऑस्ट्रेलिया। तो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम क्या है? रेगिस्तानी ओक। क्या नाम है? रेगिस्तानी ओक। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 2011 से जब से सीटेट स्टार्ट हुआ है तब से लेके कोई ईयर ऐसा नहीं है, कोई शिफ्ट ऐसा नहीं है जहाँ से इसके बारे में क्वेश्चन ना पूछा गया हो ईवीएस में। तो कहता है ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम क्या है? रेगिस्तानी ओक। याद रखिएगा, इसमें पत्तियां बहुत कम होती है। इस पेड़ की जड़ें इतनी बड़ी होती है कि 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिया जाए उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती है। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, इस पेड़ की तने में पानी जमा रहता है। यदि पानी की कमी होती है तो इस इलाके में लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। समझिए, रेगिस्तानी ओक जो होता है इतना लंबा इसका सिर जाता है नीचे ज़मीन में कि जब तक उसको पानी नहीं मिल जाएगा तब तक वो बढ़ते रहता है। तो आप समझ सकते हैं 30 पेड़ को कहते हैं एकदम लाइन से आप लेटा दीजिए, बड़ा उतना अंदर तक चला जाता है। तो ऑटोमेटिक है, जब तक पानी को नहीं छू लेगा तब तक वो बढ़ता रहेगा और इसमें पटाने की ज़रूरत नहीं होता क्योंकि ये रेगिस्तान इलाका में होता है। तो ये बहुत बढ़ता है नीचे और इसका जो है सो आपको इसमें पत्ता कम होता है और ये लकड़ी भी अच्छे खासा होता है। ठीक है। और इससे जो है तो इसमें तना में पानी होता है जो लोग छेद करके पाइप डाल करके आराम से पानी एक पाइप की काम करती है। ट्यूबवेल सब लगाते हैं, नल सब लगाते हैं, जैसे आप बोर्डिंग सब, उसमें एक नल की तरह ये काम करता है। उसमें डाल दीजिए, आप पाइप में से पानी खींच लीजिए। अब कहता है नाला मंडा कहाँ पड़ता है? तो नाला मंडा दोस्तों आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कह रहा है बाजार गाँव कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में है। इस गाँव के पास एक ही बड़ा सा वाटर पार्क था। क्या था? एक बड़ा सा वाटर पार्क था। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है बिहू कहाँ का त्यौहार है? तो कहिएगा बिहू असम में मनाया जाता है। आज बिहू त्यौहार मनाया जा रहा है। चावल की नई फसल कटी है ना, रात में भोज से रात के खाने में चेवा चावल। तो याद रखिएगा, चेवा चावल वाली बात कहाँ आती है? तो चेवा चावल का जो बात आता है सो असम में बात आता है। बिहू त्यौहार में यह पर्व मनाया जाता है जहाँ पे कहता है चेवा चावल बनाने में सबसे पहले क्या करता है? तो ताव यानी कढ़ाई, जिसको तावा कहते हैं, कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई। फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे और वो बन जाएगा तो उसको चेवा चावल बोला जाता है। कह रहा है ज़्यादातर औरतों ने पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनी थी। पाट और मूंगा जो लगा होता है। अब कह रहा है कभी कभी भात, सुक्तों, चावल और रसे वाली सब्जी। वहाँ के लोग, असम का जो पहनावा था, वहाँ के खाने पीने का जो कल्चर है, तो ये याद रखेगा कि असम का पर्व जो है सो बिहू है। और उस बिहू पर्व में क्या होता है? तो चेवा चावल बनता है रात के समय में, फसल कट जाने के बाद एक भोज टाइप का होता है। अब कहता है कभी लूची और छोला दाल, ठीक है, तो कभी मिष्टी मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिल जाता था। कह रहा है बच्चा का हुक यानी बच्चा का हक, मिड डे मील का बात जब हम करते हैं तो आप सभी को याद होगा कि मिड डे मील का जहाँ तक बात है तो आप जो देख रहे हैं कि प्राथमिक लेवल से लेकर के उच्च प्राथमिक तक, यानी पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के लिए जो भोजन खिलाया जाता है स्कूल में, इसका सबसे पहले शुरुआत तमिलनाडु के शहर से हुआ था। कहाँ से? तमिलनाडु राज्य से हुआ था। कब? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1995 ईस्वी को शुरू किया गया था। उस समय चावल गेहूं दिया जाता था। फिर कुछ दिनों के बाद
सर्व शिक्षा अभियान लागू कर दिया 2001 ईस्वी में। इसके बाद धीरे धीरे 2004 से पके पकाए भोजन देना शुरू कर दिया विद्यालय में। तो यही कहता है बच्चों का हक, मिड डे मील। ठीक है, हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता है। इसमें से कई बच्चों तो स्कूल भी नहीं जाते थे, वे खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में भी ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते थे। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। कौन? याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, प्राइमरी स्कूल के सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए, यह सभी बच्चों का अधिकार है। लेकिन क्या पता, ये एक दुर्भाग्य कहिए या जो भी कहिए, ये हेड मास्टर साहब जो होते हैं सरकारी विद्यालय के, उनका तो अपना पता नहीं सैलरी से पेट भरते हैं कि नहीं भरते हैं। ये मैं देखता हूँ अपने सारे इलाके सब में देखता हूँ, तो बड़ा ही कष्ट होता है, बड़ा ही दुख आता है कि ये बच्चे का खाना और बच्चे के खाना से भी ये लोग अपना जो है सो इसमें से उसका हक मार लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो सरकार का मेन्यू है, जो सरकार ने मेन्यू दिए हैं, वो भी नहीं खिला पाते हैं ये लोग, इसमें से भी ये लोग बचा लेते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि ऊपर तक घूस खाया जाता है। सब एक के ऊपर एक, सब एक पे लगे हुए हैं। एक अगर आ गए, कोई अधिकारी आ गए, कोई पदाधिकारी आ गए विद्यालय पे, तो चलो आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, कितना भी खाना खिला रहे हैं, फिर भी चलो 5,000 रुपया दो घूस में। अगर नहीं दोगे तो आपका काम ही नहीं बढ़ने देता है। क्या करोगे? तो मजबूरी हो जाती है, हेडमास्टर का भी मजबूरी है, क्या करेंगे वो। इसी कारण से वो अगर पैसे अधिकारी को देंगे तो वो कहाँ से अच्छे खाना खिला पाएंगे बच्चे को। तो इसके लिए सरकार को ध्यान देनी चाहिए। चलिए, खैर आगे है कड़ाह। प्रसाद बनाने में सबसे पहले हम कड़ाही में आटा घी में भूना जाता है, इसके बाद कड़ाह प्रसाद बनता है। इसे हम लोग हलवा भी कहते हैं। इस काम में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब आगे आता है मलयालम में चिट्टपन। ठीक है, चिट्टपन पिता का छोटा भाई, यानी चाचा को क्या कहा जाता है मलयालम में? चिट्टपन कहा जाता है। कजुअम्मा किसको कहा जाता है? तो पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कजुअम्मा और चाचा को चिट्टपन बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं रेत ही रेत के बारे में। ठीक है दोस्तों, रेत ही रेत के बारे में चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा और कैसा लग रहा है वो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। अगर कुछ हमसे मिस्टेक हो रहा होगा तो मैं अगले वीडियो में इसको सुधार करने का कोशिश करूँगा। अब है रेत ही रेत। तो रेत ही रेत का जो है सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक के पास इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जिन भी मेरे प्यारे दोस्तों का सीटेट एग्ज़ाम में एवीएस का अगर कुछ पार्ट बचा होगा तो मैं यहाँ से कुछ ही उनको मदद पहुँचा सकूँ, कुछ भी उनको सहयोग कर सकूँ, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।